बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 20 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 26 दिसंबर 2021 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मैंने खबर ब्रेक की जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपना बयान हल्फी जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से था उसे नवाज शरीफ के दफ्तर में अटेस्ट करवाया, वहाँ पर दस्तखत हुए और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक हम लेकर आए उस खबर के अंदर जो शवाहिद की रोशनी में दी गई। और शवाहिद बताते हैं कि चार्ल्स गदरी ने ये इंकशाफ किया कि जज गाय वॉज इन नवाज शरीफ ऑफिस। राना शमीम साहब नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में थे और जब उनसे सवाल किया गया कि दफ्तर कहाँ पर है तो उन्होंने कहा कि मार्बल आर्च में। और फिर उनसे जब पूछा गया कि क्या वो एक दोस्ताना माहौल में मौजूद थे यानी राना शमीम साहब और नवाज शरीफ, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर चार्ल्स गदरी ने ये भी बताया एविडेंस की रोशनी में दैट नवाज शरीफ वॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनके दोस्त थे और उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे। आई विल मेक यू द हेड जज, मैं तुम्हें पाकिस्तान में हेड जज बना दूंगा, इस किस्म की कोई चीज़ थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ यू हैव बीन द हेड जज, और अगर आप मुल्क के हेड जज हों और 10 से 15 साल आपने हुकूमत की हो तो आप उनके दोस्तों में से एक हैं। और फिर ये भी उसमें हमने अपनी जो रिपोर्ट थी, जो खबर थी, उसमें इंकशाफ किया कि आप जो बात कर रहे हैं दैट आई हैवंट रेड देम, मैंने उन तमाम रिपोर्ट्स को, यानी इशारा कर रहे थे बयान हल्फी का, उसे डिटेल में नहीं पढ़ा बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि बहुत ही कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कुछ ऐसा है जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चूँकि जो लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे उनके चेहरे पर तासुरात से मुझे ये पता चला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ सका, मैंने बहुत बिज़ी था यानी उसको दस्तखत करने में, और जो मैं कार्रवाई कर रहा था उसमें मसरूफ़ था, लिहाजा मैं इसको तफसील से नहीं पढ़ सका। और फिर उसने ये भी कहा कि तमाम कॉपीज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, ये खबर थी जो 26 दिसंबर 2021 को मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ब्रेक की। उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तकरीबन 4 रोज़ तक इसका हमने देखा कि बाकायदा पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर फ्रेंसिक होना शुरू हो गया इस खबर का कि सबूतों की नौयत क्या है, सबूत कहाँ पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई कि शायद इस खबर को प्लांट किया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उस वक्त भी एक बात आपको याद है कही थी कि बरतानिया के अंदर ऐसी खबरें बग़ैर किसी सबूत के कोई शख्स भी इन्हें पब्लिश नहीं कर सकता जब तक सबूत मौजूद नहीं होंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि वक्त आने पर ये तमाम सबूत जो हैं उन्हें हम पब्लिक करेंगे, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम सबूत पब्लिक करने जा रहा हूँ। और याद रहे कि ये इस वाक़े से रिलेटेड जो सीरीज़ है सबूतों की, एविडेंसेस की, उसकी एक कड़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो वक्त आने पर हम इनको भी रिलीज़ करेंगे। और ये भी आपको बताते चलूँ कि इन जो सबूतों की नौयत है वो ऑडियोज़ हैं जिसमें चार्ल्स गदरी ये तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उनसे जितने भी सवालात किए गए उस खबर में जो हमने 26 दिसंबर 2021 को ब्रेक की थी, उनके जवाबात चार्ल्स गदरी देते हुए हमें नज़र आते हैं उस ऑडियो के अंदर, सुनाई दे सकते हैं। और फिर मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आगे चल कर रखूँगा। लेकिन ये एविडेंसेस हैं क्या, मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ, आप इसे सुन लें और आपको पता चल जाएगा कि चार्ल्स गदरी ने क्या कहा और सबूत क्या थे। और फिर आगे चलकर हम आपके सामने वो फोरेंसिक एविडेंसेस भी रखेंगे जो इन ऑडियोज़ के फोरेंसिक करवाया गया, और उन जो एविडेंसेस में और जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्या कहना था, वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रिपोर्ट्स रखूँगा। You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but you were something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Judge, I was in Nawaz Sharif's office. Judge, I was in Nawaz Sharif's office. Marblage. Marblage. Very good. That is one of his mates, you know what I mean? But Nawaz Sharif's Prime Minister.
you know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and he'd been the head judge for whatever 10 or 15 years. So it's like one of his friends, you know. You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but he knew it was something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. व्यूअर्स, आपने ऑडियो सुनी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी को चेक करना। चूँकि सवाल पूछा जा सकता है कि आपने ख़बर को पब्लिश किया, उससे पहले क्या इसको चेक किया गया या नहीं किया गया, क्या ये ऑडियोज़ जेन्युइन थी या नहीं थी, और इसको चेक करने के लिए क्या किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट से रब्ता किया गया। तो बरतानिया की सबसे टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है, हमने उसके खिदमात ली, और इस फर्म के हवाले से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि ये फ़र्म कौन सी है और इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और जिस फोरेंसिक एक्सपर्ट ने, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर था, उसने अपनी फाइंडिंग्स में क्या लिखा और इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के हवाले से बता दें जो फोरेंसिक एनालिसिस किया गया। याद रखिएगा कि किसी भी ऑडियो को चेक करने के लिए दो किस्म के लेवल के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक है मेटा डेटा और दूसरी है वॉइस एनालिसिस कंपैरिजन। मेटा डेटा, अगर किसी भी ऑडियो के अंदर कोई एडिटिंग की जाए या फिर आसान ज़ुबान में किसी किस्म की कोई और आवाज़ शामिल कर दी जाए, या फिर कंप्यूटर के ज़रिए कोई आवाज़ को जनरेट किया जाए, या फिर किसी किस्म की टेम्परिंग की जाए, तो मेटा डेटा के ज़रिए बताया जा सकता है कि आवाज़ को छेड़ा गया है, इसके साथ छेड़खानी की गई है और ये जेन्युइन ऑडियो नहीं है। मेटा डेटा जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक, और इस वक्त स्क्रीन्स के ऊपर मुसलसल आपके सामने रिपोर्ट चल भी रही है, लिखा गया फोरेंसिक एनालिसिस मेटा डेटा के मुताबिक that the report forensic experts confirm that the audio file, उन्होंने वो लिखते हैं कि हम बतौर forensic expert ये confirm करते हैं the voice 001 as detailed in the metadata were forensically examined। इस तमाम जो voice का metadata है उसको forensically examine किया गया, देखा गया, परखा गया कि क्या ये genuine है, किसी किस्म की इसमें तब्दीली या रद्द-बदल तो नहीं की गई, एडिट तो नहीं किया गया। और फिर उन्होंने लिखा कि मैं आई जोसेफ नगादी कंफर्म दैट द ऑडियो रिकॉर्डिंग इज़ जेन्युइन, कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जेन्युइन है, किसी किस्म की एडिटिंग इसमें नहीं की गई और किसी किस्म का रद्द-बदल करने के भी हमें कोई क्लूज़ जो हैं वो नहीं मिले। फिर ये भी लिखा गया दैट एग्जामिन्ड ऑडियो वेव फॉर्म डज नॉट इंडिकेट एनी टेम्परिंग और एडिट और इनटू इट्स ऑडियो स्ट्रीम। अच्छा, जो आवाज़ होती है इसकी एक स्ट्रीम है, और फोरेंसिक एक्सपर्ट लिखता है कि हमने उस स्ट्रीम के ऊपर किसी किस्म की तब्दीली नहीं देखी, और ये इसके जेन्युइन होने का एक सबसे बड़ा सबूत है। और अब रहा वॉइस एनालिसिस। व्यूअर्स, सबसे बड़ा मसला ये था, आपको याद होगा जहाँ तक साकिब निसार साहब की ऑडियो का ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी दो कंपनीज़ की रिपोर्ट इस वक्त जहाँ पर आई, एक ने कहा ये जेन्युइन है, दूसरे ने कहा ये फ़ेक है, और बाज़ जो टेलीविज़न चैनल्स थे उन्होंने तो अपना खुद ही फोरेंसिक कर दिया। और कैसे किया कि मुख्तलिफ जो आर्काइव से जुमलों को निकाल कर दोबारा उस ऑडियो को तैयार किया गया और बताया गया कि जनाब ऐसी बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसी ऑडियो तैयार की जा सकती है। अब जहाँ तक चार्ल्स गदरी का ताल्लुक़ है, तो चार्ल्स गदरी इज़ नॉट अ पब्लिक फिगर। चार्ल्स गदरी की कोई भी पब्लिक स्पीच कहीं पे मौजूद नहीं है, और स्पीच या ऐसे खिताबात या ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी तादाद में अगर मौजूद हों और ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो शायद फिर कोई कह सकता है कि ये ऑडियो तैयार की गई हो। आपको याद होगा एक टेलीविज़न चैनल पे चार्ल्स गदरी का एक इंटरव्यू चलाया गया और उस इंटरव्यू का कंपैरिजन किया गया उस ऑडियो के साथ जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास मौजूद थी, और उन्होंने अपनी फाइंडिंग में क्या लिखा। वॉइस एनालिसिस के अंदर वो लिखते हैं The voice of Charles Guthrie starts from 027 and ends at 54. This voice reference, जो voice reference YouTube वीडियो का उठाया गया, used to find out whether the voice recorded in the audio recording named as shown in the waveform below is the same voice as the YouTube clip above. अब वो नीचे लिखते हैं they having listen to both audios, कि हमने दोनों ऑडियोज़ को सुना, both samples
आर फोरेंसिकली एग्जामिन्ड, दोनों को फोरेंसिकली एग्जामिन किया गया, एंड द वेव फॉर्म पैटर्न्स कंपेयर्ड, और फिर इनका जो वेव फॉर्म है यानी जो लहरें थी जो वेव बनाती हैं, जो स्ट्रीम बनती है, उन पैटर्न्स को चेक किया गया। द कंपैरिजन शो दैट द बोथ वॉइस टेकन टू डिफरेंट सोर्सेज डू मैच एंड बिलोंग टू द सेम पर्सन हु इज़ आइडेंटिफाइड एज चार्ल्स कदरी। जिस शख्स की आवाज़ है वो चार्ल्स कदरी है, और उसका आगे उन्होंने एड्रेस भी लिखा और उन्होंने कहा कि दोनों जेन्युइन हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि उसने जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है उसने अपने हाथ से उन हिस्सों की निशानदेही की जो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह जो चार्ल्स कदरी की ओरिजिनल आवाज़ थी। तो व्यूअर्स, ये रिपोर्ट है जो शाया की गई, और मैं अब आपको इस हवाले से बता दूं कि ये फोरेंसिक कंपनी कौन सी है और इनका इस हवाले से क्या कहना है और इनके क्रेडेंशियल असल में हैं क्या। अच्छा, अब ये जो मिस्टर नागदी हैं, जोसेफ नागदी, ये कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं और 2007 से ये इस फील्ड के अंदर हैं, और इन्होंने गवर्नमेंट की प्राइवेट लिटिगेशंस के मामलात हों, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हों, या फिर जो दूसरे दीगर मामलात होते हैं, इसमें इनका एक्सटेंसिव तजर्बा जो है वो मौजूद है। और ये क्या करते हैं, एक्सपीरियंस इन कैप्चरिंग, एनालाइजिंग, एग्जामिनिंग इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग ऑन इट, मेकिंग यूज़ ऑफ द करंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांस हार्डवेयर। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की वो बात कर रहे हैं जो इस्तेमाल करते हैं अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के लिए। ही हैज़ बिन असिस्टिंग लॉ फर्म्स, मुख्तलिफ जो कानून जो लॉ फर्म्स हैं उनको, पुलिस फोर्सेस यानी पुलिस के साथ भी ये काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए, हुकूमती इदारों के लिए, लोकल काउंसिल्स के लिए, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स यानी बरतानिया के अंदर जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें भी ये काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में के लिए काम करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2007। अच्छा, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि BBC वर्ल्ड सर्विस के लिए ये जो जोसेफ हैं ये एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर चुके हैं और ये ख़ुद भी जर्नलिस्ट थे, तो लिहाजा इनके लिए समझना इस जॉब को बहुत ही आसान था, और इनकी एक्सपर्टीज़ के लिए एज जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं जो इन्होंने काम किया, वो उसका नमूना और जो रिपोर्ट है वो इस वक्त आपके सामने है। व्यूअर्स, ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं आपको जाने से पहले दोबारा ऑडियो सुनवाऊँगा, और जाने से पहले आपको ये बता दें कि अब तक जो डिस्क्लोजर हुआ इसने बहुत सारे सवालात जो हैं उसको जन्म दिया है। मैंने पहले भी बहुत सारे सवालात आपके सामने रखे थे, मज़ीद ये सवालात पैदा हो गए हैं। उनमें नंबर 1 कि राना शमीम साहब क्या किसी प्रेशर के अंडर थे? हु इनवाइटेड राना शमीम टू विजिट लंदन? राना साहब को किसने लंदन बुलाया और ये कहाँ ठहरते हैं? इनका विज़िट का मकसद असल में स्पॉन्सर किसने किया था? और क्या राना साहब आगे जिस होटल में ठहरे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी दावा किया कि जिस होटल में ठहरे थे उनका कमरा नंबर भी बताया गया, होटल का नाम भी बताया गया, ये कहाँ पे वाक़ है ये भी बताया गया, तो इसने मज़ीद शक व शुबहात जो है पैदा किए। एयरपोर्ट पे किसने रिसीव किया, और क्या ये मार्बल आर्च में अपने इस दौरान गए, क्योंकि जिस होटल का जिक्र किया जा रहा है वो मार्बल आर्च से बहुत ही करीब है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लीक किसने किया, क्योंकि आपको याद रखना होगा एविडेंस के अंदर, और जिस तरह आपने ऑडियो में सुना भी, वो ये कह रहे हैं कि आई हैव कॉपीज़ ऑन द फ़ोन, यानी वो अपनी ये जो कॉपीज़ हैं एफिडेविट की वो हर वक्त अपने फ़ोन में रखते हैं। इसका मतलब ये कि दूसरे लोगों का डेटा भी इनके फ़ोन में मौजूद होगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जब भी इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया गया कि वो अपना वर्जन दें, लेकिन वर्जन नहीं दिया गया और मुकम्मल खामोशी है और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस केस की हियरिंग भी हो रही है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी पाकिस्तान में। अब देखना ये होगा कि हालात कहाँ जाकर रुकते हैं और इसका क्या हल निकलेगा, क्योंकि राना शमीम साहब ने जिन हालात के अंदर बरतानिया में आकर अपना बयान हल्फी यहाँ पर जमा करवाया, छुपाया या किसी को सेफ़ में दिया और फिर पाकिस्तान में बुलाया जाता है, ये तमाम हालात ने इस पूरे प्रोसेस को जो है वो मशकूक बना दिया, खुसूसन चार्ल्स कदरी की स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस की रोशनी में जो चीज़ें सामने आई। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इस सीरीज़ का पहला हिस्सा है, यानी एविडेंसेस अभी बहुत सारे आने हैं। हमने सिर्फ ऑडियो एविडेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि ये एफिडेविट कहाँ था। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की कि जनाब ये ज़रूरी नहीं है कि ये एफिडेविट जो है कहीं पे भी दस्तखत हो सकता है।
तो इसका ख्याल जो है वो हमें रखना होगा। और अगर ऐसा ही है कि आप कहीं भी दस्तखत कर सकते हैं तो फिर इसको मान लिया जाए कि ये दस्तखत कहाँ पे हुए, नवाज शरीफ साहब के सामने हुए, उनके साथ बिठा कर करवाए गए। अगर इसकी कोई लीगल इम्प्लिकेशंस नहीं हैं, ये बात 26 दिसंबर के बाद शुरू हो गई थी और लोगों ने डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो ये सब की सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको ये ऑडियो सुनवा देता हूँ, और उन तमाम लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने चैनल्स पे, प्लीज़ इसको यहाँ से जो उसकी जो एक्चुअल वीडियो है, ऑडियो है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसको एडिट करके इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी इंटेग्रिटी मुतासिर होगी और फिर ये भी हो सकता है कल को लोग अपने तौर पे इसका फोरेंसिक करवाएं और कहेंगे जनाब देखें ये तो एडिट शुदा ऑडियो है और इसके जेन्युइन नहीं है। तो व्यूअर्स अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो है वो सच पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने। You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but I knew it was something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Judge was in Nawaz Sharif's office. Judge was in Nawaz Sharif's office. Moblage. Very good. That is one of his mates, you know what I mean? When Nawaz Sharif's Prime Minister, you know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and he would have been the head judge for whatever, 10 or 15 years. So it's like one of his friends, you know. You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but I knew it was something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it.